नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। संकेत तो खराब हैं, बेहद ही खराब है इनफैक्ट। और आज वीकली क्लोजिंग की तरफ हम अप्रोच करेंगे। पहले बाजार पे ओपन करते हुए डर लग रहा है क्योंकि इस समय गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 160 पॉइंट से ज्यादा निपट जाओगे शुरू में। और हुआ ये कि कच्चे तेल में फिर से खेल हो गया। कच्चा तेल $100 के पार निकल गया और जो भड़काने वाली स्टेटमेंट्स हैं, बयानबाजी है, वो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर ने फिर कुछ बोल दिया। तो क्या क्या किस किस ने कहा है, ये वीडियो में आपको बताएंगे। इस शो में आप जुड़े रहिए। पहले हम बाजार में आज के दिन का सेटअप डिस्कस करेंगे कि भैया क्या संकेत मिल रहे हैं ग्लोबली, इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या कुछ हो गया घटनाक्रम, मिडिल ईस्ट में टेंशंस कितने हाई स्केल पे एस्केलेट हो रखे हैं, पूरा जायजा लेंगे। और उसके बाद फिर तकनीकी तौर पे बाजार कैसा लग रहा है, मार्केट का आउटलुक क्या है, और साथ साथ बाजार के जब एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो उनका भी व्यू पॉइंट आपको बताएंगे। शुरुआत अंतरराष्ट्रीय संकेतों के साथ करते हैं। आप सभी का ये बहुत बहुत स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। तो हुआ ये है कि गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 167 170 पॉइंट्स नीचे कर रहा है ट्रेड। और सुबह से देख रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस सेटअप जो है वो बिगड़ा हुआ है। अच्छा, आज डाउ फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में आपको नजर आएंगे, लेकिन कल की मार्केट बहुत भयंकर थी। अमेरिकन मार्केट्स कल बहुत बुरी तरीके से पिट गए। और वन वे ट्रैक पे हमने देखा कि कल बिकवाली के सौदे अमेरिकन मार्केट्स पे होते हुए नजर आए थे। डाउ फ्यूचर्स, डाउ, नैस्डैक, S&P 500 तीनों इंडाइसेस लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, लगभग 1.5% से 1.25% के आसपास की। 739 अंक तो डाउ जोन्स ही टूट गया था। फिर हुआ ये कि ब्रेंट क्रूड ऑयल एकदम से 9% उछल गया, $100 प्रति बैरल के पार निकल गया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आता है, वो बोल रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, तो जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेंगे अमेरिका को तो फायदा होगा। लेकिन खाड़ी देशों में जिस तरीके की स्थिति है, तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, मिडिल ईस्ट और दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया थैंक्स, ऐसे करके उन्होंने पोस्ट लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ कि ये जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो अमेरिका को फायदा हो रहा है इस बार। ये काहे के लिखने वाली चीज थी कि तेल दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका, तेल की कीमतें बढ़ती है तो हमको फायदा होगा। भैया उनकी जनता, अगर अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी फायदा होगा, पहले दुनिया हाई हाई प्राइसेस पे तेल तो खरीदना शुरू करे। अरे इतना तो तुमसे तेल कोई खरीद ही नहीं रहा है अभी, जितना तुम उत्पादन उत्पादन की बात कर रहे हो। अपने को चाहिए था तेल जो आसानी से मिल रहा था खाड़ी देशों से, पंगा वहां पर डाल रखा है। तो ये बयानबाजी है ट्रुथ सोशल पर जो दूसरी पार्टी को भड़काने के लिए की जाती है। तो जैसे ही पोस्ट आया हुआ था ना, उसके खिलाफ पहले ही एक स्टेटमेंट आ गई थी। मुश्तबा खामेनेई, जो उनके सुप्रीम लीडर है, ईरान के नए चुने हुए सुप्रीम लीडर, उन्होंने बोल दिया दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखना जरूरी है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो जहाजों को तो निकलने देंगे नहीं। तो ईरान हर शहादत का बदला लेगा। पड़ोसी देशों में अमेरिका बेस बंद हो जाने चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। और युद्ध शांति की तरफ जब जाएगा, युद्ध रुकेगा, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का मतलब ये कि तेल की किल्लत दुनिया भर में बनी रहेगी। और कल ही ईरान ने इराक के और यूएई के 2 टैंकर्स और कार्गो शिप्स पे हमला किया है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने जो बोला उससे फिर टेंशन बढ़ गई। वो बोल गए कि यूएस नेवी फिलहाल हॉर्मूज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास इतनी पर्याप्त क्षमता ही नहीं है कि वहां पर वो हॉर्मूज में लेकर चले जाएं जहाज को, किसी को एस्कॉर्ट कर लें। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि हमने एस्कॉर्ट कर लिया एक जहाज को, अब बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बाद में कभी करेंगे जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बीच में फिर अब जब ग्लोबल फ्रंट पे देखो तो आज तो ये पीसी के आंकड़े आने हैं अमेरिका में, और अगले हफ्ते वहां पर यूएस फेड की पॉलिसी है जिसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन अपने को पहले खुद को ट्रैक करना है। तो ये 23,500 वाले लेवल पे फिर से पहुंच जाएंगे, जो कल पहुंचे थे 23,556 वाले लेवल पे। तो आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है ये लेवल दोबारा से टेस्ट होगा। है ये बहुत मजेदार लेवल, क्योंकि 21,743 से लेकर 26,373 का जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेच आया था निफ्टी पे, उसका 61.8% का रिट्रेसमेंट 23,512 के लेवल पे ही आता है। तो लेवल बहुत मजेदार है। लेकिन स्टॉक्स को हाथ कौन लगाए, इस समय हाथ जल रहे हैं। और खैर, वो हाथ जलने से वो जैसे ही जलना वर्ड आ गया तो मेरे वो मन में सवाल आ गया कि देश में गैस की किल्लत नहीं है, तेल गैस की किल्लत नहीं है, ऐसा कहना है हरदीप पुरी जी का। तो पेट्रोलियम मंत्रालय बोल रहा है कि हाँ सब कुछ सिचुएशन ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 40 देशों से कर रहे हैं इंपोर्ट इस समय तेल गैस। लेकिन जब जनता के वो वीडियोस देखो, और तो फिर वो थोड़े स्थिति इतनी नाजुक है वो साफ तौर पर पता लग जाता है। मेरे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इस समय मौजूद हैं बाजार पे बात करने के लिए। और जो सिचुएशन है इस समय खाड़ी देशों पे, उसका असर कच्चे तेल पे क्या होगा और स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, इसको एनालाइज करने के लिए अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, ये फिर से कल कच्चा तेल ऊपर गया, $100 के पार निकल गया। आपके कमेंट्स
और कितनी खतरनाक सिचुएशन है भारतीय बाजारों के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से एक बात तो हमको सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये वॉर और लड़ाई जो है वो अभी लंबी चलेगी। पहले लोगों को लगता था कि मार्च एंड तक सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन अभी जिस प्रकार के सिग्नल ईरान से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वॉर लंबा चलेगा। और अगर अप्रैल मई जून तक ये वॉर चला तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला समय हो सकता है, क्योंकि आज क्रिसिल ने भी एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बोला है ये वॉर अगर 3-4 महीना निकल जाता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर, इसके ऊपर कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की कट आ सकती है। तो देखिए, अभी तो आपके पास क्रिसिल का भी एक रिपोर्ट आया है। मोटा मोटी देखिए, जब तक एफआईआईज माल बेचते रहेंगे इंडियन मार्केट में, रुपया पे प्रेशर रहेगा, ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और तकलीफ देगा। और उसके बाद जो सिग्नल अभी मिल रहे हैं, इसमें एक बात तो क्लियर है कि एलपीजी की बात करें, एलएनजी की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो ये सारे ऐसे रिसोर्सेज है जहां इंडिया कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। एलपीजी हम 60% इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी में तो कटार ने तो कहा है कि वो अभी फ्रेश सप्लाई एलएनजी का नहीं देंगे। इसका असर ये हो गया है कि सारी जो गैस की कंपनी है, जैसे गुजरात गैस हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, इन्होंने तो पहले ही कहा है अपने कस्टमर्स को कि आगे आने वाले समय में सप्लाई की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ऑलरेडी सेरामिक कंपनीज पूरी तरह से एलएनजी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनके लिए दिक्कत की बात है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो जैसे आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 40 कंट्री से हम सोर्स करेंगे, लेकिन देखिए जब भी कोई कमोडिटी शॉर्टेज में आती है तभी उसका भाव भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे लिए दिक्कत ये है कि अगर सप्लाई आता भी है तो वो पुराने प्राइसेस पे आएगा नहीं। मोटा मोटी मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी कोई भी जो निवेशक है वो फंडामेंटल देख नहीं रहा है, प्योरली जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ही देख रहा है। और ये डेफिनेटली सिग्नल अच्छे नहीं है, क्योंकि ईरान के मिनिस्टर ने कहा है कि वो पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर चुके हैं, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। और इसका असर क्या होगा कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन बैरल ऑलरेडी सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर तेल 120 130 डॉलर तक जाता है तो बहुत ऐसे सेक्टर्स है, जैसे एविएशन हो गया, पेंट्स हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गए, उसके बाद कार्बन ब्लैक हो गया, टायर्स हो गया, जो इंपोर्ट सेंसिटिव वाले सेक्टर्स है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आएंगे। अभी तो समय ऐसा है कि आपको डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे अस्पताल हो गए, होटल हो गया, ऑटो हो गया, उसके बाद कैपिटल गुड्स हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये थोड़े से सेफ सेक्टर्स है। आईटी में भी लग रहा है मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है, कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए ग्रोथ थोड़ा सा धीमा रहेगा, क्योंकि अभी भी किसी को सिग्नल मिला नहीं है कि एआई आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी राय में देखिए, अभी इस बाजार में कोई जल्दबाजी मत करिए। अगर पैसा लगाना भी है तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, और मौके आपको आगे भी मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है, अभी जाएगा तो थोड़ा नीचे ही जाएगा। और सर ये कैलकुलेशन तो बहुत बिगड़ गई ना, क्योंकि जब आरबीआई देखें तो उन्होंने भी तो ये एस्टिमेट ही लगाया होगा कि 65 70 75 डॉलर से ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल, और हम बात कर रहे हैं 100 120 डॉलर। ईरान वाले तो बोल रहे हैं युद्ध नहीं रुका तो 200 डॉलर। तो अब सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं क्रूड के भाव पे, कोई 150 बोल रहा है, कोई 200 डॉलर बोल रहा है। और जो अभी स्टेटमेंट आई उसमें ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा ईरान। उनके जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना जरूरी है अमेरिका पे दबाव डालने के लिए। तो ये इकोनॉमिक वॉर ज्यादा नजर आ रही है। अब जमीन पे तो वो जीत नहीं पाएंगे अमेरिका से, लेकिन इकोनॉमिक वॉर जो उन्होंने छेड़ दी है मिडिल ईस्ट में, उसका असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा दुनिया को। उसका उसकी एक पेनल्टी पड़ जाएगी दुनिया भर के देशों में। सर ये डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई क्या? इस बार उन्होंने हल्के में ले लिया क्या ईरान को? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि शायद वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, जैसे उन्होंने एक दिन में उसको उठा के वापस प्रिजन में डाल दिया। ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, और सबसे बड़ी बात, ईरान ने जो स्ट्रेटेजी यूज की है वो बहुत ही यूएस को तकलीफ देने वाली है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज को अटैक किया। अभी मैं कल अखबार पढ़ रहा था, अभी उन्होंने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मिसाइल डाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो अभी इस वॉर में खींचे हुए हैं। उनका बिल्कुल ही इंटेंशन नहीं था ये वॉर में आने के लिए, लेकिन अभी जिस प्रकार से बमबारी हो गई है, दुबई देखिए, बहरीन देखिए, कटार देखिए, तो सारे कंट्रीज थोड़े से अभी अलर्ट हो चुके हैं। और अगर मिडिल ईस्ट इस वॉर में आता है तो मेरे ख्याल से मामला और बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का जो इनिशियल प्लान था वो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ईरान इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करेगी, क्योंकि देखिए वॉर की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस के पास सब कुछ है, लेकिन ईरान ने बहुत क्लेवरली ये मैटर को थोड़ा सा और ट्रम्प साहब के लिए बिगड़ा दिया है। तो हमको अभी आगे देखना पड़ेगा कि ये वॉर लंबा कितना चलता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली कोई भी ऐसे वॉर्स लंबे चलते नहीं है।
तो मोस्टली अगर मार्च एंड तक ये वॉर सुलझता है तो सारे देशों के लिए, हमारे लिए भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन अप्रैल में, जून जुलाई तक अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, और महंगाई बढ़ेगी तो सरकार को भी जवाब देने में दिक्कत होगी। अभी ऑलरेडी अपोजिशन में काफी हंगामा है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें थोड़ा सा तो दबाव आएगा। तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच, रजत। बट क्लियरली मुझे लगता है कि ये वॉर जिस प्रकार से अभी पकड़ रहा है, 11-12 दिन हो गए हैं, कहीं पे भी कोई सिग्नल मिला नहीं है कि ईरान ने सीज फायर की बात की है। पर एक अच्छी बात इसमें ये हुई कि भारत को जो तेल आपूर्ति करता है भारत, तो उसमें कोई देश रोक नहीं रहा है। मतलब सब लोग सहयोग कर रहे हैं। भारत जिस जिस देशों से ऐसे में क्रूड चाहता है वो देने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया की जीत ही समझी जाएगी। ऐसी मुश्किल बड़ी स्थिति में हमारे यहाँ पर तकलीफ कम है, बाकी देशों में ज्यादा नजर आती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं नजर आती सर? वो तो बोल रहे हैं कि जब क्रूड के दाम ऊपर जाते हैं तो अमेरिका को बहुत फायदा होता है, हम तो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं। अरे भैया, दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है, तुमको अपने यहाँ पर तेल के दाम ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, महंगाई उनके यहाँ नहीं बढ़ जाएगी? उनके यहाँ कुछ सिलेंडर जो यूज, सिलेंडर तो क्या यूज करते होंगे, जो भी यूज करते होंगे, तो उनके यानी गैस के प्राइस बढ़ जाएंगे। जनता वहां पर नहीं बोलना शुरू हो जाएगी, भैया क्या कर दिया तुमने ये। देखिए, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब जिस प्रकार की सोच रखते हैं, मेरे ख्याल से मार्केट और सभी लोगों को पता है कि वो अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी दूसरे देश के बारे में सोचते नहीं। और क्लियरली कैपिटलिस्ट है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ट्रम्प साहब पहले बिजनेसमैन है, तो वो सोचेंगे कि जितना फायदा हो उतना ले लो। और मुझे लगता है कि देखिए, ये जो मामला उन्होंने शुरू किया है वो खत्म करने के लिए बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी, क्योंकि अगर ये मामला 3-4 महीने में सुलटता नहीं है तो कहीं न कहीं यूएस को भी ये चुभने वाला है, क्योंकि यूएस में भी महँगाई बढ़ी है, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कॉर्पोरेट्स में भी प्रेशर आएगा। तो कहीं न कहीं देखिए, यूएस भी इस मामले से निकल नहीं सकता। आई मीन, इंडिया तो एक कंट्री है। और दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि इंडिया को पॉज़िटिव है, देखिए पॉज़िटिव है, लेकिन अगर दाम बढ़ गया और रुपया वीक हो गया, तो वो हमारे लिए नई दिक्कत क खड़ी कर देगा। क्योंकि कोई भी कंट्री क्रूड $65-70 में हमको तो बेचेगा नहीं। जो मार्केट प्राइस है वही बेचेगा, और ऊपर से रुपया वीक हो गया तो हमारे लिए महंगा और हो जाएगा। तो पहला तो आई थिंक फटका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आएगा, क्योंकि सरकार ने क्लियरली कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर दाम बढ़ गए तो ये खर्चा जो है वो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। और ये अप्रैल टू जून का क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महीने भर की इन्वेंट्री तो सबके पास में है। जनवरी टू मार्च में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नंबर्स में आएगा। लेकिन मान के चलिए अप्रैल में, जून में मामला और आगे जाता है ईरान का वॉर का, तो क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये मार्जिन प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। फिर आप क्या समझते हैं कि जनता जो कह रही है वो ठीक है? ग्राउंड सिचुएशन की रेस्टोरेंट में बहुत सारे मेन्यूज चेंज करने पड़ गए। अभी तो मैं ये पढ़ रहा था कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने 2 दिन के लिए अपने वर्कर्स को बोल दिया कि घर से काम कर लो, क्योंकि कैंटीन में गैस की कमी हो गई है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने 12 और 13 तारीख को बोला कि वर्क फ्रॉम होम ही कर लो। इन्फोसिस ने बोला कि कैंटीन का मेन्यू बदलने की जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट के मालिक जो है उनके इतनी रील्स आनी शुरू हो गई हैं कि भैया नहीं बन पा रहा अभी खाना। खैर ये तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, हमारे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ये कैंटीन में तो दिक्कत आई ही है। तो ये तो असर पड़ा है ग्राउंड लेवल पे। सरकार बोल रही है कि तेल गैस पर्याप्त है, कौन सही है सर? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार का काम है लोगों को शांत करने के लिए एश्योरेंस देना। ग्राउंड रियलिटी हमको कुछ अलग बताती है। तो मेरे ख्याल से और थोड़ा समय जाने दीजिए। मेरे ख्याल से 1 आध महीना, 2 महीना, उसके बाद सच्चाई वापस बाहर आ जाएगी। और आपने सही कहा कि देखिए, बहुत सारी कंपनीज ने कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, थोड़ा-सा प्रेशर कम होगा। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने तो स्कूलों को भी बंद कर दिया है। उन्होंने ऑफिस के भी लोगों को बोला कि वर्क फ्रॉम होम करिए। तो देखिए, दिक्कत जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इससे हमको सामना करना है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि वॉर कंटीन्यूअसली बहुत लंबे समय तक चलेगा। सेंटिमेंट मार्केट में बहुत जल्दी भी बदल सकता है, लेकिन अभी जो सिग्नल मिल रहे हैं, इससे यही लगता है कि बाज़ार में कोई ऊपरी लेवल में बाज़ार को जाने का दमखम रखता नहीं है। क्योंकि कल भी आपने देखा कि देखिए, ट्रम्प साहब ने एक दिन बोला कि भई वॉर खत्म हो गई, हम अभी बहुत जल्द इसको सॉल्यूशन करेंगे। मार्केट ने बहुत सेंटिमेंटली पॉजिटिव करके बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक देखा। लेकिन वो बाउंस बैक बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगले दिन मार्केट गिरा। कल की बात करें तो देखिए, कल भी एफआईआई ने बहुत भारी बिकवाली की है। इस प्रकार की बिकवाली अगर एफआईआई कंटिन्यूअसली करते हैं तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी 39-40 हजार करोड़ की बिकवाली 6-7 दिनों में ही हो चुकी है। तो मैं वही कहूंगा कि थोड़ा सा इस समय आपको कॉशियस रहना है, कोई जल्दबाजी ना करे। स्पेसिफिकली जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनको तो बहुत ही कॉशियस से काम करना है, क्योंकि मार्केट आगे बहुत वॉलेटाइल रही है।
और निवेशकों के लिए मुझे लगता है कि आपको कोई भी डिसीजन जल्दी लेना नहीं है, आपको मौके आगे भी मिलेंगे, तो टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए। देखिए ऐसा नहीं कि कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे महिंद्रा कल 3000 के करीब आया है, उसके बाद मैं देख रहा था इंडियन होटल्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गए। तो ये सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको आगे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और अल्फ़ा देगी, लेकिन आपकी पेशेंस होनी चाहिए, आपकी ताकत होनी चाहिए यहाँ पे पकड़ने के लिए। क्योंकि मार्केट में पैनिक बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये शेयर और थोड़ा गिरे, बट आपको थोड़ा-सा विश्वास रखना है और वॉर खत्म होते ही सारी चीज़ें ये लोग भूल जाएँगे। वापस इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल, तो वो मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए। आपने जैसे ही जो स्टॉक पूछे ना दो, तो मेरे मन में सवाल यही आ गया। आपने बोला एमएनएम ऑटो सबसे ज्यादा टूट रहा है। अब क्रूड देख देख के कौन गाड़ी खरीदता है मेरे को नहीं पता, लेकिन टूटते हैं, इनवर्स को रिलेशन है, कच्चा तेल ऊपर तो ऑटो नीचे। फिर दूसरा ये होटल, अब यही तो बात है कि खाना ही नहीं बन रहा ढंग से होटलों में। तो होटल रेस्टोरेंट तो ये जो चीजें हैं ये गैस की किल्लत से जूझ रही हैं अभी। तो ये जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है सर, इसमें स्टॉक्स कौन से खरीदने चाहिए? पावर की साइड पे जाएं, गैस वाली कंपनियों की साइड पे जाएं अभी शॉर्ट टर्म में, और फिर आपने पिक तो करा है ऑटो और साथ ही साथ होटल जो सबसे ज्यादा दबाव में है, तो कैसे चयन करते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म? देखिए, मैं कहूँगा कि ऑटो और होटल में डिमांड तो निकल नहीं जाएगा, डिमांड थोड़े समय के लिए इफ़ेक्ट हो सकता है। बट देखिए, लोग खाना खाना तो बंद नहीं करेंगे, होटल में जाना तो बंद नहीं करेंगे, गाड़ियाँ खरीदने बंद नहीं करेंगे, ऐसा वो सोचना बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए, अभी गर्मी बहुत बढ़ी है, मुझे पता नहीं दिल्ली में कितनी गर्मी है, लेकिन गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। पिछले साल ठंड और बारिश ज़्यादा थी तो सीज़न बिगड़ गया था, तो वरुण बेवरेजेस जो ₹400 में चल रहा है, देखिए ये पेप्सी का ब्रांड फ्रेंचाइज़ी वाली कंपनी है। गर्मी का सीज़न इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद लोग एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे। तो ये सारी जो आइटम्स है, इसमें क्रूड ऑयल और ईरान के वॉर का कोई लेना-देना है ही नहीं। किसी को अगर गर्मी लगती है तो वो ठंडा तो ज़रूर पिएगा, अपने रूम में एसी तो लगाएगा। तो कहीं न कहीं आपको ऐसे सेक्टर्स पे थोड़ा-थोड़ा करके पोज़ीशनिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो इस बजट में गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया है, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है। प्लस उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़ोर से अभी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि टू व्हीलर का प्रोडक्शन देखिए, फोर व्हीलर देखिए, ट्रैक्टर देखिए। तो मैं कहूँगा कि देखिए, आपको अपना पोज़ीशनिंग इस प्रकार से करना है कि वो जितना क्रूड ऑयल प्राइस से या एक्सपोर्ट मार्केट से कम इम्पैक्टेड हो, लेकिन बाज़ार में बाइंग तो होगी। ऐसा नहीं कि बाज़ार में बाइंग नहीं होगी, और आपको अगर सस्टेन करना है, तो आपको कहीं न कहीं तो डेफ़िनिटली आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा पोज़ीशनिंग करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आईटी थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म करे, या हो सकता है मेटल थोड़ा-सा वोलेटाइल हो, या उसके बाद मे बी जो प्योरली एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ है, जो 80-90% अपना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कमाती है, उनके लिए अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इस बाज़ार में क्या करें। तो मैं वही कहूँगा कि मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि तुरंत खरीदना है, क्योंकि बाज़ार में देखिए कभी-कभी फंडामेंटल्स भी रिएक्ट होते नहीं है। अभी आपने कहा शॉर्ट टर्म में लोगों का सिर्फ ध्यान जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, एक मिसाइल ईरान से आती है, एक मिसाइल यूएस से आती है, एक मिसाइल इज़राइल से आती है, तो हम रोज़ न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले जल जीवन के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम अनाउंस किया, तो सारे जल जीवन के स्टॉक्स बढ़ गए। हमको ज़रूरी नहीं है कि 20-25% ऊपर में ये स्टॉक खरीदें, इनमें मुनाफ़ा वसूली भी आएगी। तो आपको सही मौका देखना है और सही पोज़ीशनिंग करनी है, क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स तो अप्रैल से चालू हो जाएँगे। जनवरी और मार्च में तो इसका कुछ इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि देखिए, मार्केट में थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, और ये जो वॉर का सिचुएशन है, ये ऐसा है कि सारे लोग अभी एक नेगेटिव जैसे हो गए हैं, सारे लोगों को खराब ही चीज़ लगती है। तो खराब चीज़ में आपको अच्छे थोड़े सेक्टर्स और स्टॉक्स ढूँढने चाहिए, और थोड़ा-थोड़ा शुरू करिए। ऐसा नहीं कि ₹100 है तो पूरा ₹100 लगाइए। ₹100 में से ₹20-25 लगाइए, क्योंकि बाज़ार कितना नीचे जाएगा, ये कोई भी एक्सपर्ट आपको बता नहीं पाएगा। चीज ही पहली बार देखिए, खाड़ी देशों में युद्ध हो गया, आपस में भिड़े पड़े हैं। अच्छा, पर फिर आप वो नहीं देख रहे वो इंडक्शन कुकर वाले और माइक्रोवेव वाले जो स्टॉक्स होते हैं, बड़े आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं सर। ये वाले खरीदने चाहिए क्या स्टॉक्स? जैसे कि टीटी के प्रेस्टीज हो गया, स्टोव क्राफ्ट हो गया, और बटरफ्लाई गांधीमती। अब तो मेरे को रट गए हैं 3 नाम। तो देखिए, अगर वॉर मेरे ख्याल से 3-4 महीना चला, मे बी और आगे चला, तो डेफ़िनिटली इन प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इंडक्शन कुकटॉप्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो उनके लिए तो डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म में तो मौके अच्छे बनेंगे। उसमें कोई डाउट नहीं कि जो भी ग्राहक है वो इसलिए वो खरीद रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे उसको कोई रिसोर्स की कोई दिक्कत नहीं है।
तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इसका फायदा अगर हो सकता है, अप्रैल टू जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया है क्योंकि डिमांड सडनली बढ़ गई। तो लेकिन ये सब सारी चीजें जो होती है ना रजत, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं होती, क्योंकि ये एक आध बार आएगा। जैसे कोविड में आपको पता था, कोविड में बहुत सारी कंपनियां जो कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट बेचती थी, उनके नंबर बहुत शानदार थे, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हो गया वो डिमांड निकल गई। जैसे डायग्नोस्टिक कंपनीज में मुझे याद है, कोविड के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बहुत लंबे समय के बाद अपॉइंटमेंट मिलती थी। अभी तो आप जाइए, अभी तो सारे खाली बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वन ऑफ डिमांड हो सकता है, इसमें ये मत सोचिए कि लंबी अवधि के लिए डिमांड चलेगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे क्या करें? वर्स्ट हिट हो रहे हैं ये वाले स्टॉक्स, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे चला गया सर। और ये गए क्यों हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स नीचे, एक तो ये बता दें, और करना क्या चाहिए? ये देखिए, लोगों का मानना है कि फाइनेंस और मेरे ख्याल से एनबीएफसी और बैंक इसलिए हिट हो गए क्योंकि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कटाई आ गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉब्लम आ गया, तो उनके लिए बिजनेस इन कॉर्पोरेट से कम होगा। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कॉर्पोरेट्स कम करते हैं, मान के चले एक्सपेंशन होल्ड पे रखते हैं या खर्चा कम करते हैं, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका इनडायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकों के ऊपर और एनबीएफसी पे आएगा। और माहौल नेगेटिव है। देखिए, ये सारे जो सेक्टर्स है, बैंकिंग और एनबीएफसी, बहुत हाई अल्फा सेक्टर है, बढ़ते भी बहुत ज्यादा है, गिरते भी बहुत ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अभी सरकारी बैंक है, एनबीएफसी है, प्राइवेट बैंक्स है, ये वही लोग खरीदे जो उनके पास कम से कम साल सवा साल का टाइम फ्रेम है, क्योंकि देखिए खराब टाइम में ही आपको अच्छी स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इससे वॉर से इनका कोई बड़ा भारी नुकसान होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फेडरल बैंक है। देखिए, ये लंबे अवधि के बिजनेसेस है, ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपका नजरिया अगर कम से कम साल सवा साल है, तो आपको पोर्टफोलियो बनाने के यही मौके यूज करने चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बना के नहीं देगी, आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देगी। एंड ये सब जानना चाहते हैं कि एक सेक्टर ऐसा जो लगातार हमने बढ़ते देखा है। देखिए, एक तो है पावर। पावर तो समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर हम जा रहे हैं, तो पावर तो चढ़ रहा है। दूसरा है फार्मा। फार्मा क्यों चढ़ रहा है? फार्मा में ऐसा क्या हो गया है? आज भी बायोकॉन में खबर आई हुई है कि इनके इंजेक्शन को यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई, जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने फार्मा स्टॉक्स को पीछे कुछ चलते देखा है अच्छा खासा। ऐसा क्यों? देखिए, पावर तो सभी को पता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, डेटा सेंटर का जमाना है, तो ये चलाने के लिए पावर तो लगेगा ना। पावर ज्यादातर थर्मल से ही आएगा। अभी तो फिलहाल रिन्यूएबल में इतनी कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो थर्मल एनर्जी के कंपनीज आप देखिए, एनटीपीसी देखिए, अडानी पावर देखिए, टोरेंट पावर देखिए, सब बढ़ रहे हैं, तो यही कारण है। और दूसरा कौन सा सेक्टर फार्मा, आपने फार्मा पे सवाल। सर देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि हम एक बात मान के चलिए कि दवाई और हेल्थ, ये दो चीजें हैं जो कभी कोई भी ग्राहक इसमें कटौती नहीं करेगा। अस्पताल में आप एंटर करो, तो अस्पताल में आप कोई डॉक्टर से पूछोगे तो ही नहीं कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, वो लाइफ का मामला होता है। तो अस्पताल और दवाइयाँ और फार्मा, ये ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स है जो खराब समय में भी चलते रहेंगे। तो शायद यही कारण है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए लोग फार्मा कंपनीज देख रहे हैं, हॉस्पिटल कंपनीज देख रहे हैं, क्योंकि इनके बिजनेस के ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा असर होगा। आप दिल्ली में या मुंबई में कोई अस्पताल में जाइए, तो लाइफ इज एज यूजुअल सर। वहां पे पेशेंट आता है तो उसकी प्रोसेस शुरू होती है, तो उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो ये तो बहुत नेचुरल है, तो शायद उसी कारण से आपको इन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत अभी भी अपबीट मूड दिख रहा है। वैसे ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल बोला था कि 172 मिलियन बैरल का जो तेल है वो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से वो रिलीज करेंगे, जो पता नहीं 120 दिनों में पहुंचेगा। 120 दिनों तक क्या करेंगे हमें पता नहीं। उसके बाद 400 मिलियन बैरल जो है वो आईईए रिलीज करेगा, वो भी कुछ अच्छा खासा समय में पहुंचेगा दुनिया भर के पास, पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेगा। शायद एक एक हफ्ता लगाए, 2 हफ्ते लगाए। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने के लिए सभी देशों को 30 दिनों तक की मोहलत दे रखी है, भारत को भी दे रखी है। अचानक से कभी बोलते हैं रूस से तेल खरीद लो, कभी बोलते हैं रूस से तेल मत खरीदो, सैंक्शन हटा दिए हमने, कभी बोलते हैं सैंक्शन लगा दिए हमने। इतना कैसे कोई मर्जी कर सकता है सर? मतलब ये तो बहुत ही दादागिरी टाइप लगती है सर। देखिए, ट्रम्प साहब की स्टाइल ही वैसी है, सारे लोग जानते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसा उनका माइंडसेट है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, जब तक वो पावर में है तब तक लोग सुनेंगे, और मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। तो जहां पे भी उनको लगा कि कोई देश का प्रेसिडेंट को उठाना है या कोई देश के ऊपर वॉर करना है, तो वो अपने मन के मर्जी वाले आदमी है। तो ये मार्केट ने ऑलरेडी समझ के लिया है
बट एक बात मैं आपको बताऊं कि रशिया से भी अगर इंडिया क्रूड लेता है तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया को क्रूड पहुंचने के लिए कम से कम 25-26 दिन लगते हैं। तो इतना आसान नहीं है। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाकी सारे देशों के साथ भी अगर क्रूड आता है तो शिपिंग मार्केट में देखिए तेल की कमी नहीं है, तेल की ट्रांसपोर्ट की को लेके अभी बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है जो ईरान कंट्रोल करता है वहां से 25% ओवरऑल ऑयल मार्केट का वॉल्यूम जाता है। तो आप सोच लीजिए कि 25% वॉल्यूम इतना आसान नहीं है। अगर आईईए बोलता है कि हम ज्यादा ऑयल रिलीज करेंगे या यूएस अपना ऑयल रिलीज करेगा, इतनी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा जो वैक्यूम है मार्केट में जो क्रिएट हुआ है, इसका भरपाई इमीडिएटली नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा। तो यही सबसे बड़ी चिंता है। सप्लाई लॉजिस्टिक अगर डिस्प्लेस होता है तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट ऑब्वियसली ऑयल के प्राइसेस को और खींचेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए आने वाले 2-3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर मान के चलिए थोड़ी सी और बमबारी होती है, स्पेसिफिकली ऑयल रिफाइनरीज की तरफ अगर ईरान थोड़ा सा और अटैक करता है तो चिंताएं बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो ऑयल रिफाइनरी होगी या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होगा, वो तो बेसिकली प्रोडक्शन ही बंद करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो। तो उसीलिए मार्केट थोड़ा सा घबरा हुआ है। और आज भी मैं कहूंगा कि देखिए बाजार फ्रैंकली स्पीकिंग बढ़ने का कोई ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि सबको एक वेरियस प्रोपोर्शन में हिट होने वाला है। इंडिया को भी तकलीफ है, बाकी सारे देशों को भी तकलीफ है, प्रोड्यूसर जो कंट्री है जो ऑयल बनाते हैं उनके लिए भी तकलीफ है। तो उसीलिए अभी वेट एंड वॉच करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली जब ये सीज फायर का सिग्नल मिलेगा मार्केट को तो आप देखो कि रातों रात मार्केट चलने लगेगा। और हुआ ये कि सर, आप इंस्टाग्राम पे हो वैसे आप? हाँ है, हम थोड़ा हाँ, बहुत तो करते हैं। आजकल तो वो रील बन रही है, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाली, जो ऐसी कलाकारी दिखाई ना लोगों ने, भाई साहब इतने क्रिएटिव लोग हो गए हैं, सच्ची में मजा आया था कभी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते के ऊपर ही इतनी बड़ी बड़ी रील्स बना दी हैं, उसमें वो एनिमेशन डाल डाल के और ये सब डाल डाल के, एआई का इफेक्ट डाल के। अरे गजब रीलें बन रही है। और दूसरा, सिलेंडर के ऊपर बहुत रीलें बन रही हैं, मतलब लोगों ने अपने घर के सिलेंडर निकाल निकाल के रीलें बनानी शुरू कर दी। अब हुआ ये कि सिलेंडर का जो इशू पड़ा देश में, उसके चलते कोल इंडिया भाग गया। कल निफ्टी का टॉप गेनर बन गया 5% ऊपर। कोयले की डिमांड इस समय, और किसकी डिमांड बताओ? एक लकड़ी की और एक कोयले की। अब कोयले वाला लिस्टेड है, कोल इंडिया के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? सर देखिए कोयला तो डिमांड में रहेगा ही, क्योंकि ऐसे माहौल में लोग शिफ्टिंग करना चाहेंगे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी को देखेंगे। तो देखिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोल इंडिया में थोड़ा तेजी का माहौल हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़े। और दूसरी बात क्या है कि जनवरी और मार्च का क्वार्टर खत्म होने के बाद तो इनका एनुअल डिविडेंड भी आता है। आपको पता है कोल इंडिया एक बहुत अच्छा डिविडेंड हर साल देता है। तो डिविडेंड डील के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी बाइंग हो गई, लेकिन ये जो मैक्रो डेवलपमेंट हो चुके हैं ऑयल को लेके, इसी कारण से थोड़ा तेज कोल इंडिया हो चुका है। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए लोग कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिसोर्स वाला कंपनी ढूंढेंगे जो क्रूड ऑयल से कनेक्टेड नहीं है। तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है अप्रैल में जून अच्छा क्वार्टर हो, बट आगे कितना चलेगा और आगे कितना इम्प्रूव ये सिचुएशन होगी कोल इंडिया के लिए, वो एंटायरली डिपेंड करता है वॉर के ऊपर। मान के चलिए वॉर 6-12 महीने के लिए चली तो डेफिनेटली और लंबी इनिंग्स कोल इंडिया को मिलेगी, क्योंकि कोल इंडिया एक मात्र प्लेयर है जो कोल मार्केट को कंट्रोल करता है और उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा था ये तो, मतलब लॉजिकल प्ले था कोल इंडिया इस बार। इसको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने यहाँ पर ही पैदा हो रहा है, मतलब अपने यहाँ पर ही बनाते हैं कोल हम, और कोयला खुद ही खा जाएंगे, ऐसी वाली हिसाब किताब चल रहा है ना। तो कोल इंडिया तो एक बहुत बढ़िया प्ले हो गया। इस हफ्ते ही देखोगे तो ये बहुत टॉप गेनर की सूची में आया हुआ है निफ्टी के, और स्टॉक्स ही नहीं चले हैं पूरे महीने में। तो अब सर ये वाला सवाल बैठता है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि भाव तो आ गए, बढ़िया स्टॉक्स के सस्ते हो गए भाव। तो अगर अभी नहीं खरीदेंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर महंगे मिलेंगे स्टॉक्स। तो क्या करना चाहिए और कैसे अप्रोच करनी चाहिए मार्केट को? वर्स्ट फॉल कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हो, और निवेशकों के देखिए लिए क्या मैसेज होगा? देखिए मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि 23,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मान के चलिए 23,000 होल्ड नहीं किया तो फिर और भारी बिचवाली आएगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 20-25 रुपया लगाइए, आपके रिस्क कैपेसिटी से लगाइए और पोजिशनल व्यू ले लीजिए। देखिए अभी इस बाजार में आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे करने की कोशिश करोगे तो पता नहीं रात को क्या होगा और वापस अगली सुबह कैसे होगी। तो मैं वही कहूंगा कि पोजिशनल व्यू रखिए कम से कम 6-12 महीने का लोअर साइड पे। और अगर आपका पोर्टफोलियो बनाने का मन है तो जैसे मैंने जो भी स्टॉक्स आपको कहे हैं वो स्टॉक्स पे थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। देखिए पहले तो लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस रखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में शायद आपको मौके बाद में मिलेंगे। लेकिन बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि वो ज्यादा दर्द सहने की ताकत रखता है। तो उसीलिए मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो बनाना है तो 15-20% अभी पैसा लगाइए।
और मार्केट को ऑब्जर्व करिए। 15 दिन के बाद हो सकता है और थोड़ी बमबारी बढ़े और बाजार गिरे, 23,000 भी टूटे, तो उसके बाद आप और निवेश करिए। देखिए, और कंटिन्यूअसली लगातार चलेगा नहीं। हमने पहले भी देखा है कि वॉर आती है, उसमें एक पीक आता है, उसके बाद बमबारी कम होती है। तो मैं कहूंगा कि ये वॉर भी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वॉर चलता रहेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ था, मुझे याद है लोग बहुत घबराए हुए थे। अभी 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए, अभी तो कोई बात भी नहीं करता है। तो मैं वही कहूंगा कि आपको कंपनीज के ऊपर फोकस करना है और आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि देखिए अभी ऐसा मार्केट है जो, अगर आपके पास जिगर है, आपके पास पेशेंस है, तो ही आप जीतोगे। और आपको समय देना है। अगर आप कहोगे मेरे को 15 दिन में, 1 महीने में रिटर्न चाहिए, तो बाजार से दूर ही रहिए। तो सिर्फ स्टॉक्स बता दो, किन स्टॉक्स पे आप नजरें गड़ाए बैठे हो कि भैया अब आ गए सस्ते सस्ते लेवल्स, इनको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। देखिए, मैं कहूंगा ना, डोमेस्टिक थीम पे ज्यादा फोकस करिए। डोमेस्टिक थीम पे ही पैसा बनेगा। जैसे एलएनटी है, लोगों ने कहा मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, आगे वॉर खत्म होने के बाद वहां रीडेवलपमेंट हो गया, तो वो भी पोटेंशियल एलएनटी को मिलेगा। तो एलएनटी हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उसके बाद मैं कहूंगा इवन टाटा मोटर्स अगर और थोड़ा गिरता है तो वो देख लीजिए। ऑटो कंपोनेंट्स में श्रीराम पिस्टन्स है, सुंदरम फास्टनर्स है। मैं कहूंगा एनबीएफसी की बात करें तो सुंदरम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। देखिए, ये सारे वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश डालना है। बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, पावर एक अच्छा सेक्टर है। पावर एंसिलरी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, वो भी अच्छी कंपनी है। जैसे केईसी ₹550 तक आए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। उसके बाद आईएक्स है, जो पावर प्लेटफॉर्म है, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो पावर से रिलेटेड, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में मैंने जैसे कहा वरुण बेवरेजेस है, एयर कंडीशनर कूलर में सिंफनी है, उसके बाद वोल्टास है, ब्लू स्टार है। आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाना है। हाँ, हो सकता है मेटल में थोड़ी दिक्कत हो, आईटी में थोड़ी दिक्कत हो सकता है कि दूसरे सेक्टर, जैसे मैंने नहीं कहा, फार्मा में भी अगर आपको सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी मिली तो आप देख सकते हो। बट कहने का मतलब क्या है कि आप प्योरली यूएस मार्केट्स के ऊपर टिल्टेड जो कंपनीज है, और जो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो कंपनीज है, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिए। वहां पे भी लॉन्ग टर्म में सिचुएशन अच्छी होगी, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको स्टॉक्स में देखने को मिले। तो वैरायटी तो बहुत है आपको स्टॉक्स की, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना है। अभी इस बाजार में कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि बाजार कल से ऊपर वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मामला बिगड़ गया है। 11-12 दिनों के वॉर में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई साइड वीक हो चुकी है। तो यही आपको समझना है कि 25-30 मार्च तक होपफुली वॉर अगर खत्म होता है, तो पूरा सेंटिमेंट रातों रात बदलेगा। अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से ये दिक्कतें बढ़ेंगी। तो तब तक आपको वो पेशेंस के साथ निवेश करना है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर।